नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको जानकारी हम दे रहे हैं किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान से संबंधित अलग अलग विषय को लेकर। इस अभियान को और कैसे मजबूती दी जा रही है और हमारे जो आज के विषय रहेंगे उस पर भी आपको हम बता देते हैं आज का जो विषय रखे गए हैं वो क्या है, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें, उनके जो उससे संबंधित जानकारी है पूछ सके। तो इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं हमारे आज के विषय पर। आज खास तौर से आपको हम जानकारी देंगे पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर, और इसके साथ ही बात होगी पशुओं में होने वाले जो अलग अलग रोग हैं, खासतौर से खुरपका या मुहपका की हम बात करते हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। जाना आपने हमारे आज के जो विषय हैं, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी। आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संदीप नानावटी जी। आप विभागाध्यक्ष हैं पशु उत्पादन प्रबंधन विभाग के पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर संदीप। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हम खासतौर से बात कर रहे हैं पशुपालन की, जो कि कृषि का पूरक माना जाता है। और खासतौर से अगर बात की जाती है जो अभियान इस सप्ताह चलाया जा रहा है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत, खासतौर से पशुपालन को लेकर अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो आज जो बातें होने जा रही हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज विभाग की जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं में एंटरप्रेन्योर्स लोग किस प्रकार जुड़ सकते हैं, योजना के स्वरूप क्या है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने कई जगह पे बहुत खुद ही अच्छा काम किया है। ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को देखने को मिलने वाली है। मुझे सिर्फ आज इस कार्यक्रम को शुभकामनाएं देते हुए इतना ज़रूर कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है किसानों की आय को दुगुना करने की, वो सिर्फ खेती और खेत पैदाशों के ऊपर आधारित नहीं होते हुए एलाइड सेक्टर के हिसाब से एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है और इसका बहुत बड़ा रोल भी है। और इसी के चलते ये दोनों विभागों में 2021 से बहुत ही नए तरीके से योजना के स्वरूपों को बनाया गया और धरती पे उतारने का प्रयास भी चल रहा है। मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में सबसे बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ सेक्टर को लेकर किया है और मोबाइल यूनिट देने का जो निर्णय है, मैं मानता हूं कि आगामी दिनों में भारत के पूरे पशुधन को एक बहुत बड़ी राहत देने का एक कार्यक्रम देश भर में चलने वाला है। 4000 से उपरांत मोबाइल यूनिट पूरे देश भर के लिए हमारे विभाग ने 100% भारत सरकार के खर्चे से मंजूर कर दिए हैं। सो इन एम्बुलेंसों की वजह से टेक्नोलॉजी को डोर स्टेप तक पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान भी चल सकेगा। इससे हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोग्राम में भी बहुत बड़ा बल मिल सकता है। तो इन सारी योजनाओं का प्रयोग करते हुए हम किसानों की, पशुपालकों की और फिशरमैनों की जिंदगी में बदलाव लाने का मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको साकार करने के लिए हमारा पूरा विभाग लगा हुआ है।
तो जाना आपने यहाँ अभी जानकारी दे रहे थे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है हर एक स्तर पर। पशुपालन क्षेत्र जो है ना सिर्फ कृषि क्षेत्र के साथ हम कह सकते हैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, बल्कि अलग अलग योजनाओं का जो सामंजस्य है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बारे में आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास जो है उसके अवसर अब जो है काफ़ी बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। इस बारे में डॉक्टर राज मिश्र आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि अब विभाग विभाग का लक्ष्य पहले आजीविका पे ऊपर था, अब हम ये लक्ष्य उद्यमिता विकास के ऊपर आ गया है कि जैसे कोई भी किसान हमारे हो वो उद्यमी बने, और उद्यमी बनने के साथ साथ वो उनके साथ और कुछ किसानों को उनके साथ जोड़े, जो हम हब और स्पोक मॉडल की बात कर रहे हैं उस हिसाब से उसके तरह और ज़्यादा भी किसान जुड़ सके, उसकी तरह किसान का आय भी दुगना हो सकता है और विकास अच्छी तरह से हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ना सिर्फ आय जो है उसमें इजाफा होगा, बल्कि जो विकास है वो भी दोगुनी रफ्तार के साथ हो सकेगा और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरीके से जो बल है वो मिलता है पशुपालन क्षेत्र से ही, जिसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारा देश है आत्मनिर्भर बन रहा है, क्योंकि इस देश की जो कृषि है वो इससे काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। इस बारे में और भी जो जानकारी है आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ग्रामीण आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से भी जुड़ा है। पशुपालन के क्षेत्र से ऐसे कई रोजगार जुड़े हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सरकार भी पशुपालन और इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन में उद्यमिता विकास के तहत छोटे जुगाली करने वाले मुर्गी पालन, शुकर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगारों का सृजन किया जा रहा है। उद्यमिता विकास मिशन के तहत कोई भी उद्यमी भेड़, बकरी या शुकर जैसे पशुओं का पालन कर सकता है। इसके अलावा इस मिशन के तहत उद्यमी पोल्ट्री फार्म भी शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनाओं में अब पशु प्रजनन फार्म उद्यमियों और चारा उद्यमियों के लिए भी एक हिस्सा है। बेरोजगार युवाओं और पशुपालकों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। इन योजनाओं से उद्यमिता विकास और ग्रामीण पोल्ट्री, भेड़, बकरी और शुकर पालन में नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें चारा और चारे का विकास शामिल है। ग्रामीण मुर्गी पालन उद्यमिता से 1.5 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और भेड़, बकरियों और मुर्गी विकास से 2 लाख किसानों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, चारा उद्यमियों के बढ़ने से देश में चारा और चारा बीज की उपलब्धता भी कई गुना बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक अनूठी पहल की है। मंत्रालय ने कई दूसरे मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया है। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। तो जाना आपने किस तरीके से पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास जो है वो सीधे तौर पर नज़र आता है, लेकिन कभी कभी कई चुनौतियां जो हैं वो पशुपालकों के सामने आती हैं जब पशुओं में अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं उसमें खुरपका या मुंहपका जो रोग है, इन रोगों की अगर बात की जाए, अब कोशिश चल रही है कि किस तरीके से इन रोगों को पूरी तरीके से हम जड़ से खत्म कर सकें। हमारे देश में इसके लिए जो टीकाकरण अभियान है वो भी चलाए जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम जो हैं जागरूकता के लिए वो भी चलाए जाते हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति है इसमें और जानकारी जो है हम ले लेते हैं डॉक्टर संदीप से। डॉक्टर संदीप, क्या जानकारी देना चाहेंगे अगर खुरपका और मुंहपका जैसे रोगों की हम बात करते हैं, किस तरीके से ये एक पशुपालकों के लिए चुनौती बन जाती है और कितनी मुश्किल जो है एक पशु को इन रोगों की वजह से हो सकती है? जी, पशुपालक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं खुरपका मुंहपका से। बहुत पुराना रोग है ये और खासतौर से गाय और भैंसों में जबरदस्त रोग होता है ये और हवा की तेजी से फैलने वाला रोग है। अगर सुबह एक कोई पशु देखा गया खुरपका मुंहपका से ग्रस्त, तो शाम तक काफी पशु ग्रस्त हो जाते हैं। इसमें नुकसान ये होता है कि बहुत घातक विषाणु जनित बीमारी होने से इसका कोई इलाज नहीं है। जिन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है उनमें ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। सबसे स्पष्ट बात यह है कि इसमें पशुओं की मौत तो नहीं होती है, लेकिन पशुओं में दूध देने की कुवत और
बैलों में खेतों में काम करने की क्षमता बहुत कमतर हो जाती है और रोग होने के बाद पशु की जो कार्य क्षमता है और उत्पादन क्षमता है उस पर बहुत दुष्कर प्रभाव पड़ता है। तो ये खुरपका मुंहपका यदि एक बार पशुओं को हो जाता है तो हालांकि मौत नहीं होती, लेकिन परिणाम बड़े खराब होते हैं, उसका भविष्य खराब हो जाता है। जी, यानी विपरीत प्रभाव जो है वो हम मान सकते हैं हमारे पशु की सेहत पर पड़ता है और इस वजह से जो चुनौती है पशुपालकों के सामने बढ़ जाती है। पशु की सेहत खराब हुई, अगर पशु निरोगी नहीं रहा तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है पशुपालकों को भी उठाना पड़ता है, लागत उनकी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन आवश्यकता यही कि इस बारे में हमारे जो पशुपालक हैं उनको पूरी जानकारी हो। ये जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। पशुओं में कई तरह के रोग लगने की आशंका रहती है, जिनमें खुरपका और मुंहपका रोग प्रमुख है। खुरपका मुंहपका रोग विषाणु से होता है। ये रोग किसी भी उम्र की गाय और भैंस में किसी भी मौसम में हो सकते हैं। इन रोगों के होने पर पशु सूख जाता है। पशुओं की काम करने और दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। खुरपका और मुंहपका रोग की चपेट में आने पर पशु को तेज बुखार आता है। पशु के मुंह, मसूड़े, जीभ के ऊपर, होंठ के अंदर व खुरों के बीच छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। छाला फटने पर वहाँ जख्म हो जाता है। पशु जुगाली बंद कर देते हैं। पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है। पशु सुस्त होकर खाना पीना तक छोड़ देते हैं। खुरपका और मुंहपका रोग से पशुओं को बचाने के लिए सही समय पर पशुओं को टीके लगवा देने चाहिए। इसके अलावा बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से दूर रखे, उनका खाना पानी भी अलग कर दे, पशु को बांध कर रखे और उन्हें घूमने फिरने ना दे। पशु को सूखी जगह पर ही बांधे और पशुओं को कीचड़, गीली मिट्टी व गंदगी से दूर रखे। जहाँ बीमार पशु की लार गिरती है वहाँ कपड़े धोने का सोडा और चूने का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा पशु को खुरपका और मुंहपका रोग होने पर जल्द से जल्द नजदीकी पशु चिकित्सक को दिखाए। सरकार भी पशुओं के इन रोगों को लेकर काफी गंभीर है। सरकार की ओर से भी 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत पशुपालन के विकास और पशुओं में खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण के लिए घोषणाएं की गई थी। तो जाना आपने कैसे इन रोगों पर रोकथाम हो सके, नकेल कस सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ना सिर्फ टीकाकरण बल्कि जागरूकता अभियान जो है वो लगातार चलाए जाते हैं। और ये जो जागरूकता है कहीं ना कहीं डॉक्टर अधिराज हम देख सकते हैं कि अब पशुपालन क्षेत्र में ज़्यादा नज़र आती है। एक समय था, अब हम भी सभी जानते हैं किस तरीके से पशुपालन क्षेत्र में प्रसंस्करण की बात की जाए, मूल्य संवर्धन की बात की जाए, इनके अवसर अब सामने शायद ज़्यादा आने लगे हैं। और मंत्री जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं वो अब हमारे सामने हैं। हाँ, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये अब जब जागरूकता की बात कर रहे हैं, जो किसान भागीदारी का अभी जो सप्ताह चल रहा है, इसमें हर दिन हम सुबह 3 घंटे मंत्री जी के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ हमारे सारे ऑफिसर्स रहते हैं जो कि उद्यमिता विकास की योजनाएं चलाते हैं जी। और 3 घंटे हम CSC के साथ जुड़े रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे किसान भाई हमारे जुड़े होते हैं और उनके साथ ये हम अपनी योजनाएं जो है वो भी उनके जरिए हम ये स्प्रेड करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये हम देखें कि अब ये जो उद्यमिता विकास का अवसर भी बढ़ गया। अभी अब आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक भाषण में अभी ये आया था जी कि हमारा जो उत्पादन है दूध से जो उत्पादन होता है, मतलब जो हमें मिलता है, वैल्यू मिलता है दूध से, वो आपके धान और गेहूं उससे बहुत ज़्यादा है। और इस व्यवसाय में ज़्यादातर छोटे किसान जुड़े हुए हैं। और अगर हम आंकड़े देखें तो लगभग 8 करोड़ किसान जो डेयरी में जुड़े हैं। और हम अभी भारत लगातार हो गया 20-22 साल से हम वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं जी। पहले पायदान पर हम काबिज पहले पायदान पे हैं जी। तो इस बीच आपको बता दें एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी, बताइए। तो मेरा सवाल ये है कि मैं डेयरी और गौशाला खोलना चाहता हूँ यूपी गाजियाबाद में जी। चलिए, बिल्कुल। ईशू जी का सवाल ये कि
जो डेयरी है उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसमें इन्हें किस तरीके की जो मदद है वो मिल सकती है डॉक्टर अधिराज? मैं आपको ईशु जी ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हमारा एक योजना है जो हम बोलते हैं ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। और इस योजना के तहत आप 200 गाय और भैंस के कोई भी जो देसी नस्ल है, हम प्रेफरेबली देसी नस्ल बोलते हैं, उसको आप रख सकते हैं, पाल सकते हैं। और उसके लिए भारत सरकार की तरफ से उद्यमिता विकास के लिए जो सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी 50% है, जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ तक हो सकता है जी। इसके अलावा अगर आप डेयरी प्रोसेसिंग का भी कुछ यूनिट डालना चाहते हैं, उसमें भी एक भारत सरकार का और एक योजना चल रहा है जो हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उसमें भी आप जो लोन लेते हैं वो लोन में आपको 3% की जो सबसे मतलब 3% जो आपका लोन अमाउंट होता है, 3% इंटरेस्ट आपका घट सकता है वो लोन अमाउंट में, उसका भी सुविधा है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से अलग अलग सुविधाएं जो हैं वो लगातार दी जा रही हैं हमारे किसानों को, पशुपालकों को, जिससे और ज़्यादा अवसर जो हैं उनके सामने आ सकें और वो लाभ जो है अपना बढ़ा सकें, अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास की और पशुपालन क्षेत्र में होने वाली बीमारियां, खुरपका मुहपका रोग के बारे में भी। डॉक्टर संदीप, आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि खासतौर से इस तरह का जब बीमारी अगर आ जाती है तो जो पशु है वो कहीं ना कहीं दूध उत्पादन क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, लेकिन क्या अगर पशुपालक अपने यहाँ साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सफाई का मतलब ही है सबके फायदे का इंतजाम। सबका फायदा है इसमें, किसान का भी है, पशुओं का भी है और उसके व्यवसाय का भी है। अगर आपने पशुओं में खास तौर से इसमें 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा खुरपका मुहपका में। एक तो यदि आप पशु बाहर से खरीदते हैं तो ये जहां से भी पशु खरीदें ये आप तय रखें, चौकस रहें कि वहां पे उस ग्राम में जहां से आपने पशु खरीदे हैं वहां पे खुरपका मुहपका रोग फैला ना हो, वो रोग से मुक्त हो। दूसरी बात, जब भी आप पशु बाहर से लेके आते हैं उसको आप क्वारंटीन में रखें। अभी कोरोना में हाल ही में क्वारंटीन और आइसोलेशन, जिसे 2 शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हुए हैं। पशुपालन में क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि जो बाहर गांव से पशु लेके आते हैं उसको कुछ 15 दिनों 20 दिनों तक लगातार किसी एक अलग कमरे में रखें और उसके बाद ही जो ये पुष्टि हो जाए कि इसमें कोई रोग नहीं है, खुरपका मुहपका या अन्य विषाणु जनित बीमारियां नहीं है, तभी जाके उसको अपने मूल डेयरी फार्म में दूसरे जानवरों के साथ मिलाना चाहिए। अन्यथा जो बाहर से आया हुआ पशु है वो बहुत भीषण रोग का कारण बन सकता है। तो जहां तक आपने सफाई की बात की, सफाई तो जान है डेयरी फार्म की, डेयरी फार्म दूध के व्यवसाय की, उसके बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन साथ ही में हमको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। वो बातें ये हैं कि जब भी विस्तार से डॉक्टर संदीप उन बातों को हम आपसे जानेंगे। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं नंदस्वरूप जी? हेलो
हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश में पड़ता। मैं जानना चाहते हैं जो खुरपका मुंह पका होता है जी, तो हम दवा से, इसको सुइयों के द्वारा से जो सरकारी टीकाकरण लगता है उसे सही कर देते, लेकिन बाद में हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि पुनः जो है जानवर को हमारे खुरपका मुंह पका न होने पाए? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर संदीप लगातार इस बारे में हमें जानकारी दे भी रहे हैं। डॉक्टर संदीप, मैं चाहूँगा आप नंदस्वरूप जी के सवाल का भी जवाब दें। धनस्वरूप जी, आपका बहुत जागरूकता भरा प्रश्न है कि यदि एक बार पशुओं को रोग हो गया, आपने उसको ठीक कर भी लिया, तो आप कैसे भविष्य में उसको उस रोग से बच पाए। इसका सीधा सीधा और अचूक प्रभाव है, अचूक तरीका है टीकाकरण। हमारे राज्य शासन और केंद्र शासन की इतनी बढ़िया योजना है कि हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ की टीकाकरण की योजना की, जिसमें पूरे मुल्क के, पूरे भारत के सारे पशुओं को निशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। आज से पहले ये टीकाकरण निशुल्क नहीं होता है और पूरी तरह से राज्य शासन और केंद्र शासन का मिला जुला प्रकल्प था, लेकिन हाल ही के दिनों में 1920 से लेकर 1924 तक की ये जो प्रकल्प आया है सामने, इसमें टीकाकरण निशुल्क होगा। और यदि आपने समय रहते टीकाकरण करवा लिया तो कोई कारण नहीं कि आपके पशु को खुरपका मुंहपका जैसी बीमारी फिर से आए। हर साल टीका होगा। और यदि आपके यहाँ नवजात वत्स है, कोई बच्चा है, तो आप ध्यान रखें कि उसको पहले महीने में टीका कराना है, फिर तीसरे महीने में टीका लगवाना है और फिर छठे महीने में टीका लगवाना है। इस तरह से 3 टीके लगेंगे 6 माह तक, और उसके बाद हर 6 माह में लगातार टीकाकरण की पुनरावृत्ति होगी। और आपको जानकर ये हर्ष होगा कि ये टीकाकरण आपके नजदीकी पशु चिकित्सालयों में सुलभ है, निशुल्क है। आपका बस काम इतना है कि आपको वहां पर पहुंचकर अपने पशुओं की जानकारी देना है कि इतने पशु हैं, ताकि वो पशु चिकित्सक आपके पशुओं को टीकाकरण का सुविधा दे देंगे। तो बिल्कुल देखिए, सही समय पर जो टीकाकरण है वो आप अपने पशु का ज़रूर कराएं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जीवन जी। हेलो जी, स्वागत आपका। हाँ, मैं वो मेरा जो गाय है, वो गाय की स्किन पे, वो जगह जगह पे इन्फेक्शन हो जाती है। जी, किस तरह से आप उसको देख पा रहे हैं जो इन्फेक्शन है? गांठें बन रही हैं शरीर पर? चमड़े जो है, स्किन जो है, वो फट के जी इन्फेक्शन हो गया, घाव जैसा बन जाता है। हाँ, घाव जैसा बन जाती है और मच्छर बसती है वहाँ पे। जी बिल्कुल। डॉक्टर अधिराज, कुछ जानकारी आप इस बारे में देना चाहेंगे? अगर इस तरह से, अगर जो हमारी गाय है उसकी स्किन पे इस तरह की समस्या आ रही है तो क्या वजह हो सकती है? जीवन जी, ये जो आप बता रहे हैं, ये तो एक तो अगर गांठ बन रहे हैं और गांठ बनने के बाद वो घाव बन जाते हैं, वो एक लंपी स्किन डिजीज़, उसके लक्षण लग रहे हैं। इसके अलावा और भी कई रोग होते हैं, मतलब इन्फेक्शंस होते हैं जहाँ पे भी स्किन का इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, कहीं पे अगर वो एक्टोपैरासाइट ज़्यादा होते हैं, जैसे माइट्स होते हैं, टिक्स होते हैं, अगर बॉडी में जो पशु के ऊपर, हमारे, हाँ, पशु के ऊपर बैठते हैं, वो भी कभी खून चूस के वहाँ पे घाव बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी डेफिशिएंसी में भी ये हो सकता है। तो आप निकटतम पशु चिकित्सक से एक बार सलाह कर लीजिए, दिखा लीजिए। और कई मतलब वो आपको लगता है कि आपका ये सॉल्व कर देंगे, पर लगता है ये कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर बुखार होता है और खाने पीने में तकलीफ होता है तो ये कोई इन्फेक्शन, लंपी स्किन डिजीज़ की तरह लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता है ये होगा। शायद ये कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है या कोई जनरल स्किन का इन्फेक्शन, डेफिशिएंसी डिजीज़ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और वहाँ भी देखिए, साफ सफाई इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस तरीके से जो बाह्य परजीवी हमारे पशु की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, आप उससे अपने पशु को बचा सकते हैं और अपनी लागत को भी। साथ ही डॉक्टर अधिराज, अगर देखा जाए, क्योंकि जब उद्यमिता विकास की हम बात करते हैं और आज के समय में आधुनिक तकनीक के साथ जो डेयरी फार्मिंग है उस क्षेत्र में हम देखते हैं, जो खासतौर से युवा हैं उनका रुझान देखने को मिलता है, तो कैसे एक युवा जो है अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह के अवसर आप अब मान सकते हैं? अवसर तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए भारत सरकार की तरफ से डेयरी फार्मिंग के लिए सब्सिडी भी रखा गया है। इसके अलावा जो आपने बोला कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं अब डेयरी फार्मिंग में आए हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ IVF टेक्नोलॉजी है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन की टेक्नोलॉजी है। इस सब टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर कोई फार्म खोलना चाहता है उसके लिए सब्सिडी है। और इसके अलावा अगर वो मतलब लोन लेके भी कर रहा है, उसको वो लिंक कर सकता है HIDF की तरफ से, जहाँ पे भी इंटरेस्ट का छूट हो सकता है।
बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो लगातार पशुपालकों को दी जा रही हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं झारखंड के साहिबगंज से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मेरे पास सर 2 गाय पहले से ही है जी। और फिर इसी में ना मुझे अपना कैरियर बनाना है, आगे भी हमको और गाय बढ़ाना है, तो कैसे क्या करना है बताइए। कौशल जी, मैं चाहूँगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। थोड़ा रुककर हमें अपना जो सवाल है वो आप एक बार फिर से दोहराएं उसको। सर मेरा 2 गाय पहले से 4 से पाल रहे हैं, ठीक है, तो इसी में हमको आगे भी करियर अपना बनाना है, तो कैसे क्या करना होगा। चलिए बिल्कुल, 2 गाय पहले से और चाहते हैं इसको बढ़ाया जाए, इसमें ही अपना ये आगे जो भविष्य है उसको संवारना चाहते हैं, तो किस तरीके से मदद इनको मिल सकती है, इस बारे में और जानकारी आप दें। कौशल जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इस कार्यक्रम के जरिए सभी किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड अभी आपने देखा होगा, ये किसान क्रेडिट कार्ड अब पशुपालक और मछली पालन दोनों के लिए भी एप्लीकेबल हो गया है जी। इसके जरिए आप जो 2 पशु रखें हैं उसको बढ़ाने के लिए जो उसका नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है, जैसे आपका फीड का एक्सपेंसेस हो गया, चारे का एक्सपेंसेस हो गया, ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस हो गया, ब्रीडिंग का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज का भी कोई एक्सपेंसेस हो गया, उसके लिए आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सकती है जो कि 3 लाख तक का है जी। और उसमें एक अच्छा सुविधा सरकार ने की है कि 1,60,000 तक अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लेता है तो उसके लिए कोई कोलेटरल बैंक नहीं मांगेगा जी। और अगर आप सही समय पे रीपेमेंट करते हैं तो इसके लिए इंटरेस्ट सब्वेंशन, मतलब इंटरेस्ट पे छूट का भी सुविधा दी गई है। तो ये आप अभी हमारा कैंपेन मोड पे चल रहा है पशुपालन विभाग की तरफ से। आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कीजिए या निकटतम बैंक से भी बात कीजिए, सारे शेड्यूल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं, वो आपको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से ना सिर्फ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो हम मना रहे हैं, बल्कि किस तरीके से इस महोत्सव को और ख़ास हम बना रहे हैं, कैसे विशेष बना रहे हैं। हर एक महीने की बात की जाए, हर एक सप्ताह की बात की जाए, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसानों की भागीदारी के साथ ही जो प्राथमिकता है हमारी वो सीधे तौर पर झलकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार अनिल जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर जी मेरे पास कट्टी है, जिन से लाया था मोरा नस्ल की, 24 लीटर के दूध की जी। तो वो होशियार नहीं हो रही सर, जैसे ताजी नहीं हो रही जी। वो गाभिन नहीं हो पा रही है अभी? नहीं जी, वो ताजी नहीं हो रही और बढ़वार नहीं कर रही जी। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, जो दूध उत्पादन है उसका वो काफ़ी अच्छा है जो आप बता रहे हैं। हाँ जी जी। तो वो ब्यात में नहीं आ पा रही है अभी? हाँ जी। चलिए बिल्कुल, वजन नहीं बढ़ रहा उसका, वजन नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ जी। चलिए ये भी खासतौर से डॉक्टर संदीप आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा ये बता रहे हैं कि अच्छी नस्ल की गाय है, अच्छा दूध उत्पादन है, लेकिन जो वज़न है वो नहीं बढ़ पा रहा है उसका, तो किस तरीके से जो पशु का वज़न है उस पर भी पशुपालकों को ध्यान देना चाहिए? जैसा कि आपने पूछा है कि वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो इसका पहला मुख्य कारण ये हो सकता है कि पशुओं को हमको समय समय पर कृमिनाशक औषधि का पान कराना चाहिए, यानी उनके पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी दवाई देते रहना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार पेट के कीड़ों की दवा दी जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग भोजन पोषण आहार तो अच्छा देते हैं, लेकिन पेट में जो कृमि होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उस पोषण आहार का खा लेते हैं और इस वजह से पशुओं की सेहत में इजाफा नहीं होता है। तो आप सबसे पहले तो ये तय करें कि आपने पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा जो सामयिक रूप से देना चाहिए वो दी है या नहीं है जी। कई बार ये होता है कि बहुत ज्यादा दूध देने वाली जो पशु होते हैं, गाय या भैंसे होते हैं, उनका बदन नहीं बनता है। अगर क्योंकि सारा का सारा जो ऊर्जा है वो दूध उत्पादन में चली जाती है, तो आपको बाहर से दिखने में बेशक वो दुबली दिखे, लेकिन अगर आप ये तय जानिए कि यदि वो स्वस्थ है और अच्छे से दूध दे रही है तो आपको दूध के हिसाब से उसका पोषण आहार करना है। और जितना दूध उसके हिसाब से दाना देंगे, हरा चारा देंगे और भूसा देंगे, तो कोई कारण नहीं कि पशुओं का दूध कम हो, उनकी सेहत भी बनी रहेगी और वो स्वस्थ बने रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर संदीप, लेकिन क्या जिस तरीके से अगर पशु का वजन कम हो रहा है तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि एफएमडी जैसे और जो बीमारियां हैं इनकी संभावना बढ़ जाएगी? हाँ, अगर वो पशु का दूध कम नहीं हो रहा है, उसको कोई बुखार नहीं है, लेकिन सिर्फ वजन कम हो रहा है, तो फिर
उसकी कुछ जांचें करना होंगी ताकि ये पता लग सके कि वजन कम होने के पीछे क्या कारण है। तो कई बार खून की जांच या गोबर की जांच या पेशाब की जांच करने से हमारे पशु अन्वेषण अधिकारी जी पशु की जांच जो है वो जरूर आप कराएं, निकटतम जो पशु चिकित्सक हैं उनसे। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर ये खुरपका रोग में पीछे वाले पैर पे लेफ्ट साइड में जी गाय हमारी अपना वजन नहीं दे पा रही, उसके पैर में जैसे हल्का कंपन होता हो वजन देने पे जी, तो ये किसके लक्षण है? डॉक्टर संदीप कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे आप धीरेन्द्र जी से? आप मुझे बताएं खुरपका मुंहपका ठीक हो गया उसका? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, खुरपका का ये लक्षण क्या होता है, पैर में दिक्कत होती है क्या? अभी आपको ये नहीं पता चला है कि उसको खुरपका है कि नहीं। देखिए अभी तो समय चल रहा है, मतलब ये तो ऐसी बीमारी है जो साल भर होती है। तो अगर खुरपका मुंहपका होगा तो आप उसके खुरों की थोड़ी सी जांच कर लीजिए, प्राथमिक रूप से अपने घर पर ही कर लीजिए। अगर उसके खुरों में फट रहे हैं, वो उसमें कुछ छाले से पड़ गए हैं और लिसलिसा सा पदार्थ निकल रहा है, तो आप ये तय जानिए कि उसे खुरपका मुंहपका होने का अंदेशा है। और अगर आप ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये खुरपका मुंहपका है तो नजदीक के पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। उसकी यदि प्रॉपर ड्रेसिंग होगी, उसको एंटीसेप्टिक लोशन से साफ किया जाएगा और कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, तो बहुत आसानी से 3 से 4 दिनों में ये रोग से मुक्ति मिल सकती है। जी बिल्कुल, रोग से मुक्ति मिल सकती है। और खासतौर से डॉक्टर अधिराज, ना सिर्फ उद्यमिता विकास बल्कि जो हमारे पशु हैं निरोगी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, इसके लिए भी हम मान सकते हैं अभियान जो है लगातार चल रहे हैं। देखिए जैसे माननीय मंत्री जी ने पहले अपने भाषण में ये बताया था कि अब हम मतलब विभाग का फोकस अब हेल्थ पे भी है, पशु स्वास्थ्य पे भी है। जैसे कि अब हम मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का प्रचलन कर रहे हैं और वो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स गांव के डोर स्टेप, फार्मर्स के डोर स्टेप पे जाएंगे, जो भी चिकित्सा रहेगी पशु की वो वहाँ पे करवाएंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इस बार हमने जो भेड़ बकरियों का PPR रोग है उसके लिए भी, जैसे पहले तो हमारा नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा था जो खुरपका मुंहपका और ब्रुसेलोसिस, ये 2 रोगों को रोकथाम करने के लिए चल रहा था। इसके अलावा इस साल से जो शुरुआत की गई है जो कि PPR बीमारी है भेड़ बकरियों की, उसके लिए भी 100% सपोर्ट है वैक्सीनेशन का केंद्र सरकार की तरफ से। और इसके अलावा जो सुअर का एक डिजीज़ होता है क्लासिकल स्वाइन फीवर, उसके लिए भी 100% सपोर्ट है भारत सरकार की तरफ से। तो देखिए किस तरीके से कोशिश यही कि जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उन पर ज़्यादा अतिरिक्त भार जो है वो ना आए और इसमें सरकार की तरफ से सुविधाएं जो हैं लगातार बढ़ाई भी जा रही हैं, क्योंकि पशु की सेहत ठीक रहेगी तो पशुपालकों के लिए उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए जो पशुधन हम कहते हैं उसकी सार्थकता और भी ज़्यादा सिद्ध हो पाएगी। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर और साथ ही पशु में होने वाले खुरपका मुपका रोग के बारे में भी। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल आइए हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं जी? हेलो जिंदार जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर लें। हाँ सर। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरा गाय का बुखार लग रहा है सर जी। कितने दिन हो चुके हैं? हाँ, मेरा गाय का ना सर बुखार लग रहा है, बुखार छूट नहीं रहा है सर। बहुत दवाई कराया हूँ सर, 2 गाय तो मेरा ऐसा ही डेथ कर गया सर जी। और एक बहुत सारा बीमार है, उसके लिए कुछ दवाई बताइए ना। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर अधिराज क्या जानकारी देना चाहेंगे? शिलोंग मेघालय से जानना चाह रहे हैं, जो इनकी गाय है बुखार उसको लगा हुआ है। देखिए राय जी, बुखार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो खुरपका मुपका रोग में भी बुखार हो सकता है। तो ऐसे हम यहाँ से देख के कुछ तो नहीं बता सकते हैं कि इसके रोग का कारण क्या है, पर ये हम बता सकते हैं क्योंकि ब्लड प्रोटोजोन डिजीज़ भी होते हैं जिसमें भी बुखार होते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया जैसे बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं जिसमें बुखार रहते हैं। तो एक सलाह मतलब कुछ तो मेडिसिन हम ऐसे बताने से भी सही नहीं होता क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उससे आपका बुखार कम हो जाएगा, पर उसका कारण हम अगर नहीं सही से पता नहीं कर सकते हैं तो आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता है। तो मेरा सलाह है ये, उसका जांच होना चाहिए। तो निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से आप बात कीजिए। कुछ चाहिए तो उसके ब्लड सैंपल्स हैं और ये टेम्परेचर दिखाए कितना बुखार रह रहा है, और ब्लड सैंपल्स भेजिए टेस्ट करने के लिए। वो बता देंगे, आपके निकटतम पशु चिकित्सक बता देंगे क्या करना है, उसके हिसाब से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। और एक छोटा सा सुझाव है, जिस पशुओं को भी बुखार हो रहा है उसको आप दूसरे जो स्वस्थ पशु हैं उनसे थोड़ा अलग रखिए कि ये जो भी रोग है वो उनको ना फैले। जी बिल्कुल, इस बात का ख्याल हमें रखना होगा। साथ ही डॉक्टर संदीप, जैसा कि आप बता रहे थे, तो ये सावधानी तो हमें खुरपका और मुपका में रखनी होगी। जो बाकी हमारे जो पशु हैं जो स्वस्थ हैं, जो रोग से प्रभावित नहीं हैं, उनको ज़रूर एहतियात के तौर पर उन्हें अलग कर देना चाहिए रोगग्रस्त पशु से। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो हर पशुपालक को लेना चाहिए। जब भी वो अपने गौशाला में रोगग्रस्त पशु को देखे, वो बेशक किसी भी रोग से ग्रस्त हो, विषाणु जनित हो या जीवाणु जनित हो, सबसे पहला उसका कर्तव्य यही बनता है कि अपनी गौशाला में एक छोटा सा कमरा सेपरेट वो इसलिए बनाए कि जब भी रोगग्रस्त पशु होते हैं तो उनको स्वस्थ पशुओं से अलग कर दे। अन्यथा कुछ रोग इतनी तेजी से फैलते हैं, हवा के साथ फैलते हैं, पानी के साथ फैलते हैं, खासतौर से गोबर, दूध, मूत्र और लार, इन सभी से इतने तेजी से फैलते हैं कि यदि एक पशु रोगग्रस्त होगा तो दूसरे पशु को वो हमला करेगा। और खुरपका मुपका में भी यही होता है कि मुंह से जो लगातार लार गिरती है, आपने देखा होगा कि खुरपका मुपका के जब ग्रस्त पशु होते हैं उनके मुंह से इतना झाग आता है कि, और उसको जब वो पानी पीते हैं तो चपचप की आवाज आती है, खाना बिल्कुल बंद हो जाता है, चलना दूभर हो जाता है, और वो स्रोत होते हैं स्वस्थ पशुओं को रोग फैलाने का। तो सबसे पहला काम उस पशु को सेपरेट करें, उसको अलग करें और उसका उपचार कराएं। डॉक्टर संदीप, ऐसे में जो बिछावन है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी, जो रोगी पशु है उसके बिछावन से भी संक्रमण फैलने की गुंजाइश 100% होती है, क्योंकि यदि यह बिछावन कहीं और भी उपयोग में कर लिया गया तो आपको चाहिए कि उसके बिछावन को रोज उसको निकाल के या तो उसको जला दें या कहीं ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ कर दें ताकि उससे संक्रमण दूसरे पशुओं में न फैले। और हर प्रतिदिन ताज़ा बिछावन अगर आप उसके फर्श के नीचे डालेंगे तो खुरपका मुपका में जो खुरों की समस्या है, खासतौर से जमीन से जुड़ी हुई समस्या है, बार बार उसके खुर टच होते हैं, तो उसका जो बेडिंग है, उसका बिछावन है, वो सॉफ्ट होना चाहिए और वो ताकि उसको आराम मिल सके और जल्दी रोग से वो मुक्ति पा सके। बिल्कुल, तो कैसे देखिए रोग से मुक्ति हम पा सकते हैं, अपना पशु जो है वो रोग मुक्त हो सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो विक्रांत जी, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ जी, जी हाँ। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, मेरा नाम विक्रांत साळवे है। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी हेलो। जी विक्रांत जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे दूध व्यवसाय चालू करना है और उसके लिए मैं गाय का दूध व्यवसाय करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे गाय लेनी, तो ये मैं जो गाय लेना रहेगा तो वो छोटे बच्चों से चालू करूँ या डायरेक्टली बड़ी गाय लेके उससे दूध का व्यवसाय करूँ? और अगर लेना है तो मुझे इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी या कुछ ऐसा अवेलेबल है क्या जिससे मैं ये शुरू कर सकता हूँ दूध व्यवसाय का? तो ये मैं जानना चाहता हूँ सर। चलिए, बिल्कुल दूध का व्यवसाय करना चाहते हैं, गाय जो है वो किस तरीके से, किस आधार पर ये सुनिश्चित करें, इसमें क्या मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो पहला सवाल आपका था कि पहले छोटे स्तर से उसको शुरू करें या पहले बड़े स्तर से, मेरा सुझाव ये रहेगा पहले आप छोटे स्तर से शुरू कीजिए और किस तरीके के नस्ल आप लेंगे, देसी नस्ल लेंगे या क्रॉस ब्रीड लेंगे या विदेशी नस्ल जो है वो लेंगे, तो हमारा सुझाव ये रहता है कि आप देसी नस्ल लीजिए क्योंकि उनके रोग प्रतिरोधक शक्ति थोड़े ज़्यादा हैं और हमारे घर में वो अगर छोटा फार्म आप करना चाहते हैं वो हमारे फार्म में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप डेयरी खोलना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए उसका जो आहार होता है वो होता है, तो हरा चारा आपको सफिशिएंट मिल सके उसी तरह का प्रावधान कीजिए, उसी हिसाब से भी आप अपना कितना पशु रखेंगे वो डिसाइड कीजिए। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो छोटे किसानों के लिए हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड का सुविधा है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बड़े स्तर से आप कोई फार्म खोलना चाहते हैं तो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म खोल सकते हैं जो कि मिनिमम 200 पशुओं के लिए है, वो गाय हो या भैंस हो उसको रख सकते हैं। और अगर डेयरी प्रोसेसिंग के लिए आप लेना चाहते हैं उसके लिए भी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी आपके लिए इंटरेस्ट की छूट की सुविधा भी है। जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो प्रसंस्करण की संभावनाएं हम देखते हैं या जो युवा हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है उसकी तरफ से या दूसरे मंत्रालयों की तरफ से भी इस तरह की कुछ मदद मिल पाती है डॉक्टर अधिराज? हाँ, जैसे हमारा अभी कन्वर्जेंस हुआ है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से भी, तो मिनिस्ट्री से वहाँ से भी आप सुविधा ले सकते हैं क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन का जो होगा उसका प्रोसेसिंग है एंड उसका जो मार्केटिंग के लिए भी सुविधा मिल सकती है कोऑपरेटिव्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स की तरफ से। जी, और सबसे महत्वपूर्ण सुविधा तो देखिए हम मान सकते हैं प्रशिक्षण की है, जो कि लगातार आपको हमारे जो पशुपालक हैं उनको दिया जाता है, कृषि विश्वविद्यालय हो या इसके साथ साथ फिर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो या आजकल जैसे हम CSC जो केंद्र हैं उनके जरिए भी डॉक्टर अधिराज जो लगातार जानकारी है वो दी जा रही है। लेकिन यहाँ डॉक्टर संदीप आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक जो लक्ष्य है वो हम लेके चलते हैं खुरपका मुपका में कि कब तक इनको हम देश से हटा सकते हैं, यानी कब तक हमारे जो पशु है वो पूरी तरीके से उसको हम स्वस्थ मान सकते हैं, FMD से जो मुक्ति है कब तक हम मान सकते हैं? अभी जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी परिकल्पना की है तो ये माना गया है कि 2023-24 तक लगातार अगर टीकाकरण होता रहा तो इस तरह से हम लोग पूरे जो पशु हैं उनको टीकाकृत कर दें तो धीरे धीरे शनै शनै इस वायरस के चेन को ब्रेक कर सकते हैं। और हमें अगले 4-5 सालों में यदि हम गंभीरता से काम किया, हमारे अमले ने, हमारे पशुपालक जागरूक रहें और लगातार कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्सालयों के संपर्क में बने रहें, आपके दूरदर्शन और किसान मेलों का फायदा लेते रहें, तो कोई कारण नहीं कि इस घातक रोग से हम अपने पशुओं को मुक्ति दिला सकें। जी बिल्कुल, और उसी के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। हमारे जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं और इसके साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय भी। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर मुंगेर बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर, हम जानकारी लेने के लिए यही चाह रहे हैं कि ये जो 3 लाख रुपया जो दे रहा है सरकार की तरफ से। जी हेलो जी, राजकिरण जी बताइए। 3 लाख रुपया जो दे रहा है हमको, ये जो है 3 लाख कब तक देना पड़ेगा और इसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या चीज मिलेगा, इसका हमको जानकारी नहीं, कुछ हमको जानकारी नहीं है, हमको जानना चाहते हैं इसके बारे में।
देखिए बिल्कुल, जो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं वो आपको यही जानकारी दे रहे हैं, और इसके लिए थोड़ा सा एक कदम है आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। जो आपके निकटतम जो बैंक है वहाँ भी ये सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन डॉक्टर अधिराज, मैं चाहूँगा आप बताएं कि और किस तरीके से जो केसीसी की ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्या मदद इसके ज़रिए किस किसान को, एक पशुपालक को मिल पा रही है? राजकिरण जी, देखिए ये जो पशुपालकों के लिए केसीसी की सुविधा कर दिया गया है, इसमें आप डेयरी फार्मिंग को ले सकते हैं, स्मॉल रूमिनेंट जैसे भेड़ बकरी सूअर पालन के लिए भी ले सकते हैं, और मुर्गी पालन, ये तीनों जो चारों कंपोनेंट है इसके लिए आप सुविधा ले सकते हैं। और इसमें आपको रिकरिंग कॉस्ट के लिए 3 लाख रुपए तक दी जाती है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक डिसाइड करेगा कि आपका क्रेडिट लिमिट कितना हो सकता है। जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हम बात कर रहे हैं कि आपको कोई उनका रखरखाव करने के लिए कोई आहार का ज़रूरत होता है, तो फीड के लिए चाहिए या ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ के लिए चाहिए, उसके लिए आप जो भी खर्चा करते हैं वो आप ये किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ से ले सकते हैं। और जो है वो बैंक के हिसाब से आपको इंटरेस्ट के तरफ से आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। और 1,60,000 तक के लिए आपके लिए कोई कोलेटरल बैंक नहीं मांगेगा, क्योंकि लोन आप जब भी लेने जाते हैं बैंक के तो वो आपको कोलेटरल मांगता है। तो यहाँ पे कोई आपको कोलेटरल नहीं मांगेगा, आपको बिना डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको मिल सकता है। और अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं, जो बैंक का शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से रीपेमेंट करते हैं, तो उसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन 2 से 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार की तरफ से दी जाती है। यानी देखिए, ब्याज में जो है आपको छूट मिल जाती है, रियायत मिल जाती है, और आपको काफ़ी जो ब्याज दर है काफ़ी कम पड़ती है, और उसके बाद आपका जो काम है वो भी सुचारू रूप से इसके ज़रिए हो सकता है। तो इस विषय पर आगे भी आपके साथ जो जानकारी है हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास जो है वो लगातार हो रहा है, और पशुओं में होने वाले खुरपका मुहपका रोग के बारे में फिलहाल एक दर्शक जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, वो क्या है कि मेरे एक गाय है। जी विनोद जी। और वो बहुत दुबली हो गई, 3 महीने की जावन है, तो उसको क्या वो वर्मिंग वाली जो टेबलेट जो वर्म की आती है ना, एल्बेंडाजोल, दे सकते हैं क्या? चलिए बिल्कुल जी। डॉक्टर संदीप, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे विनोद जी को? जी आपको विनोद जी, आपको वो पेट के कीड़ों की दवा देना ही है। यदि आप उसको 8 महीने के पहले अगर आप दवा दे पाए, मतलब ज्ञाबन जैसे गाय है तो 9 महीने 9 दिन में उसकी प्रसूति हो जाएगी, तो आप
कोशिश करके जब वो 5-6 महीने की है, तो 6 महीने के पहले पहले आप उसको पेट के कीड़ों की दवा दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उससे फायदा ये रहेगा कि माँ के पेट से तो कीड़े चले ही जाएंगे, जो संतान होने वाली है, जो बछड़ा है, बछड़ी या कीड़ा कीड़ी होने वाला है, उसके शिशु में भी उस रोग का प्रभाव रहेगा और उसके कीड़े भी, उसके पेट में भी भविष्य में कीड़े नहीं होंगे। कीड़ों की दवा जो है आप पशुओं के वजन के हिसाब से दे सकते हैं और अपने पशु चिकित्सक की सलाह से, क्योंकि अंतिम 2 माहों में एल्बेंडाजोल नाम की दवाई नहीं दी जाती है, तो आप जरूर अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और वजन के हिसाब से कितना डोज बनेगा वो आप पूछ के दीजिए। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर संदीप, क्योंकि अगर मुंहपका जैसे रोग की हम बात करते हैं, तो क्या इसकी वजह से भी हम मान सकते हैं कि जो दूसरे और कई घातक रोग हैं उनका कहीं ना कहीं एक प्रवेश द्वार जो है इस रोग को हम मान सकते हैं? जी जी जी, जितने भी विषाणु जनित रोग हैं जैसे खुरपका, मुंहपका, उसमें पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है और ऐसे में वो प्रविष्टि आमंत्रण देते हैं दूसरे रोगों को घर करने का। तो कई ऐसे रोग होते हैं जो तैयार होते हैं और वो इस आहट में होते हैं कि कब इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो और हम कब हमला करें। तो जाहिर है कि जब भी खुरपका मुंहपका रोग होगा, विषाणु जनित होने की वजह से उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और खुरपका मुंहपका से ज्यादा नुकसान जो दूसरे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, द्वितीयक जीवाणु संक्रमण है, उससे होता है, तो वो ज्यादा खराब होता है पशुपालक के लिए बजाय के खुरपका मुंहपका से। जी, तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो नुकसान है वो पशुपालकों को उठाना पड़ता है और ख़ासतौर से जो पशु है लगातार उनको भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब हम यहाँ पर डॉक्टर धीराज बात करते हैं कि किस तरीके से उद्यमिता विकास हो रहा है, तो आज हमारे सामने शायद कई विकल्प हैं या कई तरह के मॉडल अब हमारे सामने आ चुके हैं, जिसको देख के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक हैं वो शायद अब बदलाव जो है ला सकते हैं। देखिए, अब बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार की तरफ से हम कहीं कहीं राज्यों में जाके ये जागरूकता दिखाते हैं और ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो किसान बनाए हैं, अच्छे से भेड़ बकरी का फार्म बनाया है या ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बनाए या मुर्गी का जो भी फार्म बनाए हैं, उसके जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो हम जाके जागरूकता फैलाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरह के जरिए, हमारे वेबसाइट के जरिए, ट्विटर हैंडल के जरिए और कहीं कहीं राज्यों में जाके हम मीटिंग्स करवाते हैं, जो कि राज्य सरकार के साथ मीटिंग्स करवाते हैं जहाँ पे किसान भाई भी रहते हैं। तो वहाँ हम ये सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं कैसे ये फार्मर सक्सेसफुल हुए हैं। और विभाग का ये भी प्लानिंग है, हम एक फार्मर्स कॉन्क्लेव भी करना चाहते हैं अगले दिनों में, जहाँ पे भी ये हम वाइड स्प्रेड ये दिखा सकते हैं कि सक्सेस मॉडल्स कैसे हो सकते हैं, तो इसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं। यानी एक बेहतर माध्यम बनाने की जो कोशिश है वो लगातार देखिए सरकार द्वारा की जा रही है और इसके लिए अलग अलग माध्यम जिनका जिक्र अभी डॉक्टर धीराज यहाँ कर रहे थे, फिर चाहे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं या किस तरीके से सीधे तौर पर हम हमारे जो किसान हैं या पशुपालक हैं उनसे मुखातिब हो सकते हैं। और जब इस सप्ताह की हम लगातार जो आपको जानकारी भी दे रहे हैं, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत भी कोशिश यही की जा रही है कि लगातार हर एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित किया जाए, उनके बीच संवाद स्थापित किया जाए, जिससे जो नई कृषि की हम बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं और पशुपालन क्षेत्र में जो नई तकनीक आ रही है उसकी जानकारी लगातार उन तक पहुंचाई जा सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर संदीप आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर इस रोग से मुक्ति की हम बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं, तो जो टीकाकरण है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, साफ सफाई पर ध्यान दें या कोई और ऐसे महत्वपूर्ण पहलू जिनका ख्याल रखना होगा पशुपालकों को? खासतौर से यदि टीकाकरण आपने करवा लिया है समय पे, तो आप निश्चिंत मानिए कि आपके पशुओं को ये रोग नहीं होगा। और कोशिश ये करें कि जितने घर के पशु हैं, कोई भी पशु ना छूटे टीकाकरण के लिए, सारे पशुओं को टीकाकृत ध्यान से रखाइए और उसके लिए आपको रिकॉर्ड कीपिंग रखना बहुत जरूरी है। टीका कब लगा था वो जरूर एक डायरी में नोट कर लें, ताकि अगले साल आप या 6 महीने के बाद जब भी आप टीका लगाना चाहते हैं तो वो टीके को लगवा सकें। और खासतौर से आप पशुओं को इन रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए संतुलित पोषण आहार एक अहम कुंजी है। साथ में विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, लवण मिश्रण और विटामिन, जो समय समय पे पशुओं को देना चाहिए ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और बीमारी आए भी तो उससे लड़ने का हौसला उस पशु में होता रहे। तो इस तरह से यदि हम पोषण आहार, हरा चारा, सूखा भूसा, संतुलित आहार, साथ में विटामिन दें, तो कोई कारण नहीं कि हम अपने पशुओं को रोगों से लड़ने के प्रति तैयार कर सकें।
जी बिल्कुल, जो पशु है तभी निरोगी रह पाएंगे। फिलहाल डॉक्टर संदीप राणावटी जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ डॉक्टर संदीप हमें जानकारी दे रहे थे जो पशु में होने वाले मुख्य रोग हैं, खुरपका मुंहपका के बारे में भी। साथ ही यहाँ डॉक्टर अधिराज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी हम देखते हैं कि अब बड़े स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ नया जो है हम मान सकते हैं पशुपालन क्षेत्र के लिए? पशुपालन क्षेत्र के लिए जैसे हमारा राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके तहत हम मैत्री का भी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ये मैत्री हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए, जो कि फार्मर्स डोर स्टेप में पहुंच के कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए, उनका भी प्रशिक्षण हमारे विभाग की तरफ से किया जाता है। उसके लिए धनराशि बहुत सारे राज्यों को दी गई है, जो कि हमारे एक्रेडिटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके तहत करते हैं, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं और हमारे कार्यक्रम को आगे फैलाते हैं, मतलब किसानों के लिए। तो देखिए, लगातार इस तरीके से उम्मीद हम यही करते हैं जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, वो इसी तरह सफल होते रहें, और जो पशुपालन क्षेत्र है जो कि कृषि का पूरक माना जाता है, एक दूसरे के पूरक हैं कृषि और पशुपालन, ये इसी तरीके से हमारे देश की जीडीपी में भी जो हिस्सेदारी इनकी बढ़ रही है पशुपालन क्षेत्र की, वो आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहे, और हमारे किसानों की भागीदारी जो है, प्राथमिकता हमारी अभियान जो है, इस तरह के अभियान भी लगातार चलते रहें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अधिराज मिश्र जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो जाना आज आपने ना सिर्फ किस तरीके से पशुपालन क्षेत्र में जो उद्यमिता विकास है वो किया जा रहा है, कितने अवसर इस क्षेत्र में है हम सबके सामने। आपको बता दें, लगातार आपको जानकारी हम देते हैं, और अब हमारा जो कल का विषय रहेगा उस पर भी आपको हम जानकारी दे दें। जिससे पहले से आपने सवाल तैयार करें। कल बात करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की, और इसके साथ ही आपको बताएंगे प्राकृतिक खेती के बारे में भी। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। एक और आखिरी विकल्प, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी जो है आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी आप हेलो किसान के साथ कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।